प्यारे बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते रहना। मैं बहुत ही स्लोली एक एक टॉपिक को बड़े आराम से और डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ईमानदारी से सुनना है। अब मेरी बात को सुनो। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में समझना कि देखो, हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², और फिर हमने पढ़ा अभी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। इन दोनों फार्मूले की एक खास बात है, बेटा ध्यान दो इधर। इन दोनों फार्मूले की एक खास बात है कि दोनों ही एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इवन आपको याद होगा जो हमारा कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ, वो भी पॉइंट चार्ज के लिए। यानी ये जितने भी फार्मूले हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं सारे पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, आपसे ऐसे मजे लेता है, कहता है भाई साहब ऐसी बात है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसके लिए मान लीजिए 10 कूलम है या कोई भी Q है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी R डिस्टेंस पे, और उसी चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल भी निकाला R डिस्टेंस पे। मतलब पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, फॉर्मूले अलग अलग है। और कहता है इसका हमने ग्राफ बनाया। अब वो ग्राफ आपको रैंडमली ऐसे दे देगा, बोलेगा देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, और ये एक बार पोटेंशियल का एक्सपेरिमेंट है डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। कहेंगे हमने सर दो ग्राफ बनाए, अब आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा पोटेंशियल है। अब मुझे पता है कि दोनों ही इन्वर्सली है, तो दोनों का ग्राफ ही ऐसा आएगा। तो टारगेट ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा हमारा पोटेंशियल है। तो इसके लिए हम बड़ा आसान दिमाग लगाते हैं। हम कहते हैं हम करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट। हमने डिस्टेंस लिया 1, डिस्टेंस क्या लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो आंसर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ, और ये कितना आया KQ। तो मैंने कहा जब डिस्टेंस मेरा 1 होगा, डिस्टेंस मेरा 1 होगा, उस पॉइंट पर दोनों ग्राफ क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यानी इस पॉइंट पर दोनों ग्राफ पास होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 1। यानी यहाँ पर दोनों ग्राफ मीट करेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी सेम, E और V की वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्टली सेम। फिर मेरे मन में सवाल आया कि अगर मैं R की वैल्यू 1/2 ले लूँ तो क्या होगा। तो 1/2 अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 हो गया। 4 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4KQ, और यहाँ पर क्या रहेगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा 2KQ। यानी जब डिस्टेंस कम होगा, 1 से कम होगा डिस्टेंस अगर मैंने आधा लिया, अगर मैंने डिस्टेंस को आधा ले लिया, समझना, जब मैं डिस्टेंस को आधा ले रहा हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है ज़्यादा। यानी इस पॉइंट से जो ग्राफ, समझना, जैसे मैंने बोला 2 ग्राफ है ऐसे और एक ग्राफ है मान लो ऐसे, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो ग्राफ, जो ऐसे लाइन खींचेंगे और जिस ग्राफ में वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, हल्का हल्का आपको फील करना है कि अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूँ, सुनते रहना, अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूँ तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, वैल्यू ज़्यादा देने वाला है, और पोटेंशियल आपको कम वैल्यू देने वाला है। वैसे अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊँ, मान लो मैंने कहा कि मेरा जो डिस्टेंस है वो 4 हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पर KQ/4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर कितना आएगा सिर्फ 4। आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं समझाऊँ कि फॉर्मूले को समझो। एक फॉर्मूला है KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक है KQ/ सिर्फ डिस्टेंस। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। अब बताओ वरी वैल्यू कौन सी मिलेगी आपको, वरी वैल्यू मिलेगी हमको ये वाली, क्योंकि इसके नीचे 4 है। अगर नीचे छोटा है तो ये क्या होगा, ज़्यादा। यानी मैं ये समझ गया, अगर मैं 1 से पार जाता हूँ, 1 से पार, 1 से दूर जाता हूँ, तो जो ग्राफ नीचे होगा, जो ग्राफ नीचे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, कम। यानी मैं ग्राफ को पहचानना सीख रहा हूँ। अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ग्राफ साथ में है तो जो इस तरफ नीचे होगा वो मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी ग्राफ अगर मुझे पहचानना हुआ तो मैं क्या समझ जाऊँगा, बड़ा सिंपल आइडेंटिफिकेशन रहेगा। मान लो रैंडमली 2 ग्राफ दिया, तो जो नीचे है वो क्या होगा मेरा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, बात खत्म। बचा हुआ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो देखने का तरीका सबसे आसान कौन सा है, 1 से आगे की वैल्यू लो, या हमने याद ही कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ज़्यादा घटेगा तो जो ग्राफ नीचे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ हुआ तो जो ग्राफ नीचे होगा
इस पॉइंट के बाद, इंटरसेक्शन के बाद जो ग्राफ नीचे होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर चैप्टर में बातों को आगे बढ़ाए तो चैप्टर में हमें डिस्कस करना है डाइपोल के बारे में। क्या डाइपोल के बारे में सारे बच्चे पहले से जानते हैं? बेटा अंकुश क्या कर रहे हो? गुड। डाइपोल के बारे में बेटा इधर ध्यान दो सारे। डाइपोल के बारे में आप पहले से जानते हो सब कुछ। अगर मैं डाइपोल को 1 मिनट में याद दिलाऊं, चुपके से याद दिलाऊं, तो आप बोलोगे सर -q +q, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का नाम रखते थे हम 2a। जो 2a है डिस्टेंस बिटवीन -q +q। अगर मैं यहाँ पर सेंटर ड्रॉ करूँ, सेंटर को O बोलूँ, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी A और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी A। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कम हो, तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल। क्या बोलते हैं? ये जो डाइपोल है चार्ज का है तो नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे अगर मैं बोलूँ मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका नाम होगा मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आ गया? सबको एक्टिव रहना है, ठीक है जी जान से। तो हमारे पास अभी डाइपोल के बारे में स्टडी करना है हमें। तो क्वेश्चन ये है, पहला टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। देखो आपको पता होगा 2 पोजीशन होता है हमारे पास। अगर ये मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल -q +q, और ये मेरे पास कोई सेंटर है, सेंटर, तो अगर सेंटर से मुझे यहाँ निकालना है या सेंटर से मुझे नीचे निकालना है कहीं भी, चाहे यहाँ, अगर इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है तो इस लाइन का नाम होता है इक्वेटोरियल। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है इस लाइन के पैरेलल, तो इसका नाम होता है एक्सियल। तो हमें दोनों पढ़ना है। तो अभी टॉपिक का नाम क्या रहेगा? पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल लाइन। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, यानी कि बेटा हम एक्सियल लाइन के ऊपर, दैट इज एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। एक्सियल पॉइंट पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण। ये क्वेश्चन बच्चा कर लेगा ड्यू टू डाइपोल। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको जो मैंने लिखवाया वैसा ही आएगा, थोड़ा चढ़ा बढ़ा के। तो हम करेंगे कैसे? हम बोलेंगे देखो -q +q। सबसे पहले हिंदी गाना गाएंगे। क्या है वो हिंदी गाना? इंग्लिश में गाएंगे वैसे। लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज -q एंड +q। लेट O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। लेट द सेपरेशन बिटवीन डाइपोल इज 2a। एक सेकंड रुको बेटा, कौन? अच्छा दोबारा कंटिन्यू। तो मैंने कहा देखो गाना गाएंगे कि भाई लेट -q +q, लेट्स O इज सेंटर ऑफ डाइपोल, लेट द सेपरेशन बिटवीन -q एंड +q इज 2a। वी विश टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू डाइपोल विच इज़ एट r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो काम हमें करना है इस डायग्राम को देखना है और सब कुछ लेट करना है। दोबारा, लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज -q एंड +q, लेट O इज सेंटर ऑफ डाइपोल, लेट सेपरेशन बिटवीन -q एंड +q इज 2a, है ना। फिर बोलेंगे लेट अ पॉइंट M वेयर वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल, ठीक है ना। फिर बोलेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन O एंड M इज r। अब सारी बात करनी है, पोटेंशियल निकालना है M पर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला चुपके से हम पढ़ के आए हैं, चुपके से नहीं वैसे तो, K लगाने वाला चार्ज और डिस्टेंस। तो मैंने कहा अगर मेरे को पोटेंशियल M पर निकालना है, किस पर निकालना है? M पर। फटाफट करते हैं। अगर मुझे M पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट M, तो M पर लगाएगा कौन कौन? तो भाई M पर लगाने वाला बंदा है एक तो -q और अगला बंदा है +q। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं निकाल लूँगा पोटेंशियल ड्यू टू -q। मैं -q की वजह से पोटेंशियल निकाल लूँगा, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर मैं निकालूँ -q की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू -q, K लगाने वाला चार्ज और वहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर -q से मैं डिस्टेंस देखूँ, -q से लगाने यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये r है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? a। तो r + a बन जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों में लिख सकता हूँ r + a। बोलो यहाँ तो कोई तकलीफ है क्या? एनीवन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? 2 मार्क्स तुम्हारी जेब में है, इतना आसान क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का। अच्छा वैसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर लाइन खींच लूँ और बोलूँ भाई पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट? +q। पोटेंशियल ड्यू टू +q। अगर मुझे +q की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़े तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं बोलूँगा भाई पोटेंशियल
प्लस क्यू के लगाने वाला चार्ज और वहाँ तक का डिस्टेंस आर माइनस ए डिस्टेंस आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि आप जानते हो भाई मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेना है प्लस वाले से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, पूरा डिस्टेंस है आर, तो यहाँ से ए को माइनस करोगे, ए है ये, तो आर माइनस ए। अब आपके पास क्या मिल गया? आपको दो हिस्से मिल गए, एक मिल गया आपको प्लस क्यू, ऊपर से चेयर ले आओ, एक मिल गया आपको प्लस क्यू, एक मिल गया आपको माइनस क्यू। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों को तो ऐड करोगे तो वी नेट आएगा, तो वी नेट आ गया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। और प्यारे बच्चों ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं, कैसे ऐड करोगे? के प्लस क्यू की वजह से ना, तो लिख लो के क्यू बाई आर माइनस ए, और यहाँ आ गया के माइनस क्यू आर प्लस ए। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा ये बताओ? कॉमन आएगा के इंटू क्यू, यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई आर माइनस ए, यहाँ माइनस का आर प्लस ए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ये प्लस माइनस माइनस हो गया भाई। अच्छा ध्यान देना, फोकस, सारे बच्चे यहाँ फोकस करेंगे, फोकस नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल फोकस रहना है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वी नेट आया। अब वी नेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? के क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर प्लस ए यहाँ गया, आर माइनस ए यहाँ गया, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैसे हुआ है सुन लो, सुन लो प्यारे बच्चों, इसको इधर भेजा, इस वाले को इधर भेजा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? इधर आर प्लस ए, इधर आर माइनस ए, और ये फॉर्मूला बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँ, सुन लो, अगर मैं यहाँ पर खोलूँ इसको, तो देखो ये माइनस जो है माइनस आर पे चला, माइनस हो जाएगा माइनस आर, और ये जाएगा प्लस ए, तो प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस, तो यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन, आप करो फटाफट इसको, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। तो देखो चार्ज इंटू डिस्टेंस को P बोलते हैं, P फॉर डाइपोल मोमेंट, तो के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो डाइपोल के लिए, अगर आपसे वी नेट पूछा है एक्सियल लाइन पे तो। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे वहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ, चलो छोड़ो पीछे, रिलेट नहीं करते, आंसर बताओ डायरेक्शन किस तरफ होगी? नेट डायरेक्शन। पायल, नेट डायरेक्शन नहीं पता? अजी नेट डायरेक्शन, जरीन को भी नहीं पता? इसकी डायरेक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर। तो नो डायरेक्शन, क्या होगा? नो भैया, डायरेक्शन नहीं होगा इसका, ये स्केलर होता है डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ध्यान रखना, डायरेक्शन नहीं होती। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे क्या आता है। सुन लो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि देखो एक डाइपोल है प्लस माइनस 3 कूलम, प्लस माइनस 3 कूलम है, और जो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जो है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज वो है मान लीजिए 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। और बोलेंगे आपसे कि आर देंगे, आर मतलब कहाँ पर निकालना है? आर देंगे 1 मीटर या 2 मीटर जो भी हो। मान लो मैंने बोल दिया कि आर हो गया हमारा 2 मीटर, और एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, एक्सियल लाइन पर। अब बोलेंगे बताओ भाई इसका वो बताओ, वी नेट बताओ, वी नेट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल फार्मूले को अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है? के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना आ रहा है? कहाँ? के पी है ना? अच्छा एक सेकेंड, हाँ के पी आ रहा है ना, मैंने क्यू लिख दिया। के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा शैतानी नहीं करनी। तो यहाँ से क्या होगा सुनो, के की वैल्यू पता है हमें, पी का वैल्यू पता है हमें, आर पता है, ए पता है, सब पता लग गया। अब गलती क्या करोगे वह सुन लो। आपको यहाँ पर ए चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन आपको यहाँ पर दिया क्या है? दिया है 2a। डिस्टेंस बिटवीन देम हमेशा क्या होता है? 2a। तो आप यहाँ पर बड़ी चालाकी से a निकालोगे जो आएगा 2। तो मुझे यही सिखाने के लिए क्वेश्चन देना था। बात समझ में आ गया कि अरे आपको बताऊँ बेटा, नहीं आया कुछ? देखो एक्चुअली में यहाँ पर a चाहिए, पर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है? 2a। ये तो 2a है ना, पूरा 2a, तो a कितना होगा? 2। ये क्वेश्चन था। बात समझ पा रहे हो? अब इसका आंसर निकले ना निकले वो अलग बात है, पर सीखने वाली बात क्या थी इस क्वेश्चन से कि आपको दिया होता है जनरली 2a,
और आपको चाहिए होता है ए। तो ये बात ध्यान रखना, प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट करने की ज़रूरत है क्या इसको? नहीं है ना? उसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, जो हम 2a मानते हैं, और हमें a चाहिए बेटा, तो a पुट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बातें नहीं। देखो इसके ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा वरना नहीं भी आएगा, बस मुद्दा ध्यान रखना। मुद्दा ये है 2a दिया है और हमें चाहिए होता है a। बेटा क्यों बात कर रहे हो? अब इधर ध्यान दो सारे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, मेरी बात को समझो। मैंने कहा देखिए ये डाइपोल है, दोबारा गाना गाएंगे बेटा। कौन गाना गाएगा? बेटा आप गाओ, आप गाना गाओ। क्या क्या बोलोगे? लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज -q +q, लेट द सेपरेशन बिटवीन 2a, लेट सेंटर इज o, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। क्या बात समझ में आया नहीं आया? कि सेंटर से O से हमें r डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पर क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर इज 0। आंसर 0 कैसे आएगा करके देखते हैं। अरे ध्यान दो, इधर बात क्यों कर रहे हो बेटा? गहराई को समझो, हम दूसरी बार कर रहे हैं और आपको सीखना है। तो अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो टेक्निक क्या लगेगा? पहले हम सोचेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे पोटेंशियल ड्यू टू -q। जब भी मैं नीचे लिखूँ माइनस का मतलब होता है ड्यू टू के, लगाने वाला चार्ज और डिस्टेंस कहाँ तक? जहाँ तक निकालना है। तो मुझे यहाँ से निकालना है यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √ऑफ a² + r²। सर a का स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है a होता है, पाइथागोरस लगाया है। तो √r² + a²। साथ ही साथ में बोलूँगा यहाँ पर पोटेंशियल +q लगाएगा, तो +q के वजह से के लगाने वाला चार्ज और डिस्टेंस √ सेम रहेगा, r² + a²। अब देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, ऐड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो जो मेरे पास वी नेट आया 0। तो ध्यान रखना इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ से जो सरफेस बनती है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे जो सरफेस बनेगी क्या बोलेंगे उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने पता है क्या सिखाया तुम्हें? ये ऑन है देखो, मैंने ये सिखाया है कि आप अगर -q लिखते हैं +q लिखते हैं तो इसमें कहीं भी चले जाइए, इस लाइन में यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ कहीं भी चले जाओ, पोटेंशियल 0 आएगा। यानी मैं ऐसे कहूँ कि मुझे यहाँ का पोटेंशियल दीजिए 0, यहाँ का दीजिए 0, कहीं पे भी निकाल लो पोटेंशियल 0 रहता है। बात समझ पा रहे हो? तो छोटी सी पॉइंट थी जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है कि हमारे पास ना एक स्फेरिकल सेल है। समझिए क्वेश्चन को। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है भाई? कि उस पर ना पूरी तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, बाहर अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर चार्ज जो है 0 है, अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। अब इस सेल जो शेल है ना, शेल उसमें करना क्या? मुझे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। इन तीनों जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम फटाफट, टॉपिक का नाम फटाफट। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल मेटेलिक शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इस चार्ज जो भी है स्फेरिकल मेटेलिक शेल, स्फेरिकल मेटेलिक शेल एट डिफरेंट लोकेशन। देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज तो होगा ही, तभी हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आए थोड़ा घुमा फिरा के तो समझ जाना आप। डिफरेंट लोकेशन
अब इन लोकेशंस को हम कैसे नाम देने वाले सुनते रहना, ठीक है। देखिए नाम कैसे देंगे हम लोकेशंस का। देखिए जो अंदर का, देखो पहले मैं एक डिफाइन चीज़ कर रहा हूँ, डिफाइन कि मैंने इसका रेडियस r माना है। ये एक मेटेलिक शेल है, चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज है प्लस q इसके ऊपर, रेडियस है r। यानी मैं दो टर्म डिफाइन कर रहा हूँ r, q, जहाँ r रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ओरिजिनल रेडियस, और q रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। और मुझे कहा गया है ना कि आप 3 जगह पर पोटेंशियल पता करो। अब 3 जगह पर पोटेंशियल पता करने का मतलब क्या है कि मेरे को A पर, B पर, C पर। अब देखो A जो लोकेशन है, अगर इसके लिए मैं डिस्टेंस देखूं तो स्मॉल r ये होगा मेरा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मेजरमेंट हमेशा कहाँ से होता है, सेंटर से, बिकॉज एक स्फेरिकल बॉडी बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज बन गया, सेंटर पे पॉइंट बन गया ये। तो जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगा सेंटर से मेजरमेंट होगा। तो मैंने कहा पॉइंट A है जो, वो मेरा r डिस्टेंस पे है। तो पहला जो लोकेशन आएगा मेरा, पहला क्वेश्चन का हिस्सा आएगा कि कहाँ पर कैलकुलेट करना है। मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एट, पहला क्वेश्चन क्या होगा, जब मेरा स्मॉल r छोटा हो कैपिटल R से, जिसको हम बोल रहे हैं इनसाइड। क्या बोल रहे हैं, इनसाइड। तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने गया तो मैंने कहा भाई साहब बात ऐसी है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K, लगाने वाला चार्ज और डिस्टेंस R, लेकिन आपको पता होना चाहिए K, समझो मेरी बात को, K है, लगाने वाला चार्ज भी है, डिस्टेंस भी है। मेरी बात को समझे। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, छोटी सी बात को समझना। अभी जो इनसाइड वाला टॉपिक है, इनसाइड वाला टॉपिक आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। पहले मैं एक बार सरफेस का करवाता हूँ, सरफेस का। अगर मैं अगली बार निकालूँ, देखो पहली बार मैंने ये करवाया, दूसरी बार मैं ये करवा रहा हूँ, आप लाइन से लिखना। दूसरा मैं करवा रहा हूँ सरफेस पे, एट सरफेस। देखो यहाँ पर ध्यान इधर रखो, एट सरफेस। ईमानदारी से सीखना जरूरी है। अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो मैंने कहा थी कि डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट होगा, ये होगा मेरा r, निकालने वाला डिस्टेंस। वो तो r रेडियस है और ये मेरा निकालने वाला डिस्टेंस है। तो मैंने कहा कि r इक्वल टू r की बात कर रहे हो आप। मैंने यहाँ पोटेंशियल निकालने का प्रयास किया तो मैंने बोला पोटेंशियल जो होगा K, लगाने वाला चार्ज। अब देखो लगाने वाले चार्ज की बात करें तो लगाने वाला चार्ज होगा वो तो कैपिटल Q ही होगा, KQ। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा बताओ, डिस्टेंस होगा r, स्मॉल r, जो कैपिटल R के बराबर है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इनसाइड की बात करें तो इनसाइड पे फॉर्मूला क्या होगा, K, लगाने वाला चार्ज। अच्छा एक छोटी सी बात सुनो, यहाँ पर मैं पहले कैपिटल R लिख दूँ। यहाँ पर मैंने कैपिटल R यूज़ किया, इस्तेमाल किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि R इक्वल टू R है। मैं यहाँ पर लिखूँगा K, लगाने वाला चार्ज और डिस्टेंस। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या इस्तेमाल करेंगे। तो तुम्हें जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि डिस्टेंस यहाँ पर भी R ही रहता है। अब बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे यहाँ पे निकालना है, मुझे स्मॉल r पे निकालना है, पर आपने डिस्टेंस तो यहाँ तक लिया है, यहाँ पर तो स्मॉल r लिखो, तो वही समझना है क्यों। तो एक बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तगड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बैकग्राउंड में समझते हैं। एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए कोई भी मेटेलिक बॉडी होता है ना, तो उस मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकता। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे कि अगर आपको याद हो तो अगर बारिश का टाइम है, कोई कार में बैठा हुआ है और बिजली गिरी तो उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कोई अगर झोपड़ी में तो जल सकता है, मर सकता है। तो कार के अंदर बंदा नहीं मरता। रीज़न क्या है, कार के अंदर बिजली नहीं जाती, कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, जीरो। ये हम सीखेंगे क्यों। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होता है। अब गॉस थ्योरम कहता है, गॉस लॉ है चैप्टर 1 में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको। अगर कहीं पर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो होगा। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप क्या कहते हो कि चार्ज जीरो होगा। क्या होगा, चार्ज। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट क्या आया कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो है, वो बात बिल्कुल सही है, पर पोटेंशियल से क्या लेना देना। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझो। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रियल फार्मूला आता है वो ये आता है -dV/dr। ये बाद में सीखेंगे, अभी आगे, अभी वेट करो बस। कहा जाता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी बस वेट करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dV जीरो हो गया। dV क्या हो गया, और dV का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला किसी ने देखा है, पहले देखा है किसी ने, सबने देखा है ऑलमोस्ट। आप लोगों ने देखा है, ये आपने देखा है बेटा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि
कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो। पोटेंशियल चेंज जीरो होने का मतलब है कि भाई बात ऐसी है कि जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि मैंने कहा इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि चार्ज नहीं है। अरे चार्ज है क्या अंदर, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल कभी चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कभी चेंज। यानी मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ का बताओ, यहाँ का, तो यहाँ ये भी तो इनसाइड ही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट इनसाइड है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो यहाँ भी पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल एकदम सरफेस के साइड में आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड का पार्ट है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता, पोटेंशियल चेंज कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए सरफेस पर अगर आपका 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, तो यहाँ बताओ कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा, 10 वोल्ट। हर जगह क्या होगा, 10 वोल्ट। रीज़न क्या है, रीज़न क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला है, ये भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का है, ये भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का है। और जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पर पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता, पोटेंशियल सेम होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि देखिए अगर मैं सरफेस पे निकाल लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला KQ/R। अगर सरफेस, सॉरी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, अगर सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R है तो पक्का यहाँ पर भी कितना होगा, KQ/R। मतलब सरफेस की वैल्यू और इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो हम बोलेंगे इनसाइड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ मिटा के, कि जो इनसाइड की बात करें तो इनसाइड क्या होता है, पोटेंशियल वोल्टेज, ऐसे लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट, पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। सीखने वाली बात है बेटा, पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट, थ्रू आउट समझते हो, थ्रू आउट टिल सरफेस, टिल सरफेस। तो जो वैल्यू सरफेस की होगी वही अंदर की होगी, कहीं की भी। और सरफेस का निकालना तो हम जानते हैं KQ/R। अब यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, सुन लो, पहले लिखने का मौका मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि लिखने का मौका नहीं मिलेगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा रखा, मैंने कहा भैया बात ऐसी है कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर बिछा हुआ वो 10 कूलम के बराबर है, इसका जो रेडियस है ना वो 4 मीटर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे को ना पोटेंशियल A पर फाइंड करो। अब जो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है वो समझ जाएगा कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो बोलेगा देखो A पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और वो A का डिस्टेंस देंगे। JEE वाले, नीट वाले ऐसे खेलेंगे 1 मीटर। बच्चा पगला जाता है, बच्चा कहता है सर ने सिखाया था कि ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, वो जादू की तरह पॉइंट बना देगा इसको, बोलेगा पॉइंट चार्ज है जो कि 10 कूलम का होगा, और यहाँ बोलेगा 1 मीटर, KQ/1, ले खेल ख़त्म। वो ये भूल गया कि एक कॉन्सेप्ट है कि अंदर पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल बराबर होता है। तो उसको कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज है 10 कूलम का जो बन जाएगा, और जो डिस्टेंस लेना है वो ये लेना है 4। अब आया आंसर पोटेंशियल ऑफ A। तो ये गलती कभी मत करना, ध्यान रखना, अंदर पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि सरफेस तक और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीखने वाली बात क्या थी कि जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर का पोटेंशियल होता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब देखो हमने 2 मुद्दे करे, ये रहा, हमने 2 बातों को सीखा। अगर एग्ज़ाम में लिखने को आया तो पहला तो हम अंदर का ऐसा लिख देंगे, फिर सरफेस का निकाल देंगे, या हम अगर चालाक बच्चे हुए तो पहले सरफेस का निकाल देंगे फिर अंदर की बात करेंगे, और तीसरे में हम बात करेंगे आउटसाइड। क्या बात करेंगे? तो आउटसाइड तो आप जानते ही हो कैसे करोगे, R जब बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से, तो आप बोलोगे भाई साहब बात ऐसी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K लगाने वाला चार्ज और पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से। तो मान लो मुझे बोला यहाँ निकालना C, तो मेरा R ये हो जाएगा, है ना। तो मैंने R यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा आ गया कहाँ का आ गया, आउटसाइड का। और इन तीनों का मिला के किसी ने बोला मुझे ग्राफ बना के दिखाओ कि बताओ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे बदलता है। तो मैं उसको ये समझाऊंगा, देखो भाई साहब, अगर ये हमारा है सरफेस, ये क्या है हमारा, तो सरफेस पे कुछ वैल्यू होगी और वही वैल्यू डिस्टेंस 0 तक पहुँचेगी। ये डिस्टेंस 0 हो गया ना, देखो 0 से बढ़ते बढ़ते सरफेस पे गए। मैंने कहा सरफेस पे मुझे 10 की वैल्यू मिली, तो सरफेस से पहले भी कितना होगा, 10, और सरफेस के बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो डिस्टेंस के इन्वर्सली हो जाएगा।
मतलब कहानी क्या है कि डिस्टेंस भले ही जीरो हो, डिस्टेंस क्या हो भले ही, पोटेंशियल जीरो नहीं है, जीरो डिस्टेंस के सामने भी पोटेंशियल है, और वही पोटेंशियल सेम है सेम है सेम है सेम है कहाँ तक, सरफेस तक। कहाँ तक है, सरफेस तक, जब r इक्वल टू आर तक। समझते रहना, समझने वाली बात है ये सारी, ये सब बहुत डीप नॉलेज है, समझने वाली बात है। r इक्वल टू आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, फिर पोटेंशियल घटना स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम बड़ी इजीली तीनों बातों को समझ सकते हैं। आप सबसे पहले लिखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहला ये पॉइंट लिखना सरफेस का, दूसरा आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा कैलकुलेट एट इनसाइड, और तीसरा ये, और लास्ट में ग्राफ बनाओगे, फिर मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो कर लोगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट इट डाउन। देखिए अगला टॉपिक जो हमें सीखना है वो ये है जो अभी हमने बात करी थी पीछे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी डेरिवेशन करेंगे। पर देखो रिलेशन तो ये होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और V फॉर पोटेंशियल। अब इसके ना एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आता है, क्वेश्चन आता है डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहला पैटर्न। दूसरा ये आएगा कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, और थर्ड जो आता है घुमा के, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। लिखो ये वाला लाइन, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट। देखो जब भी ऐसे लिखते हैं ना हम डी वी बाई डी आर, जब भी किसी चीज़ को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, जब भी किसी चीज़ को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना तो यूज़ करते हैं वर्ड हम ग्रेडियंट। जैसे समझना छोटी सी बात, मैंने कहा ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है लेंथ, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैसे ये क्या है, पोटेंशियल, ये है लेंथ डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। अब इसको हमें ड्राइव करना है, इसको ड्राइव करने के लिए देखो आपको पहले से आइडिया लग गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि देखिए भाई साहब इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई पॉइंट है मान लीजिए ए और बी। अब ना किसी चार्ज को क्यू नॉट को मैं ए से बी को मूव करवा रहा हूँ। अब जब मैं ए से बी मूव कराऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, पहले बताया ना पहले लेक्चर में, अरे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहला पॉइंट कि जो मेरा वर्क होगा, वर्क डन बाय व्हाट, एक्सटर्नल अस। वर्क डन बाय, अगर मैं अस निकालूँ, अस मतलब मेरे द्वारा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर जो वर्क डन आएगा वो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डी आर। पर यहाँ पर फोर्स किस तरफ है, इस तरफ। गधो मेरी बात सुनो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो माइनस हो गया एफ डी आर। अब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है आपको, इंटू में डी आर। अरे यार ये फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन नॉट इंटू ई, आता है आपको, ये सबको आता है, ये कोई ऐसा बच्चा, क्यू नॉट इंटू, बेटा लिखना बाद में, पहले लिख के क्या बन जाओगे। अब संविधान थोड़ी है कि देश आज़ाद होने से पहले लिखना चाहते हो, क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर ये वर्क हो गया, वर्क, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें वर्क का एक और फॉर्मूला जो ड्राइव करने के बाद आता है, क्या होता है, ऑल्सो वर्क इज़ गिवन बाई, ऑल्सो वर्क हमें क्या पता है, ऑल्सो वर्क जो होता है W वो होता है मूविंग चार्ज, पहले तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल इंटू में मूविंग चार्ज जो कि क्यू नॉट है। अब मैंने कहा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो समझना, अगर मैं इक्वेट कर दूँ, क्या कर दूँ, इक्वेट, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, इसी फॉर्मूले से निकलता है, पता ना आप लोगों को कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इंटीग्रेशन करते तो ये निकल के आता है। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा मुझे बताओ। अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो कि माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इज इक्वल टू
ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिख रहा हूँ मैं डी वी। क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन पोटेंशियल। जैसे डिस्टेंस में चेंज है ना, वैसे ये डी वी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। क्या आपका क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया? अरे क्यू नॉट से क्यू नॉट जब कट गया तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर और माइनस हो गया डी वी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, जो ये प्रूव करता है कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। बेटा ये आपस में मल्टीप्लाइड में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कट जाता है। चलो क्यू नॉट को नीचे ले आओ। क्यू नॉट ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में है ना, ये माइनस मल्टीप्लाई में है, ये बात नहीं समझे? तो ये आ गया हमारा आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर है। आप बताओ इसको गाना कैसे गाएंगे हम? गाना कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। लेट अ पॉइंट ए एंड बी, वी विश टू मूव द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, लेट अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, देन वर्क डन इज गिवन बाय दिस। भाई तुम्हें लेट करना आना चाहिए। जो लेट करना नहीं जानते बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, आधे 1 मार्क कट जाएंगे तुम्हारे। लेट वेट कर लेना जो भी दिखता है इसको, है ना, अच्छे से। दोस्तों रह गया बेटा, बात सुनो। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और वही व्यक्ति कर सकता है जिसको डिफरेंशिएशन आता है। और मुझे लगता है इस टाइम तक तो सबको आ गया होगा डिफरेंशिएशन। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2-4 और आगे बात करते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखो, आपको पता होना चाहिए। सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में जाता है, तो ये बोलेंगे हाई पोटेंशियल। क्या होता है ये? अरे प्लस का चार्ज है ना, हाई पोटेंशियल ये होगा हमारा लो पोटेंशियल। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से चलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जाता है जिस तरफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। वही तो दिखा रहा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। बात समझे? तो ये फॉर्मूला ये सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस तरफ पोटेंशियल कम होगा उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। सेम वैसे ही जैसे पानी जो है, पानी होता है हाई पोटेंशियल पे, झरने के अंदर, उसके अंदर जो होता है ना वाटरफॉल में जो पानी होता है हाई पोटेंशियल पे होता है, तो गिरता तो कहाँ जाता है? धरती पर। धरती की पोटेंशियल क्या होती है? कम। mgh ज़्यादा होता है यहाँ पर, mgh ज़्यादा होता है, और यहाँ पर mgh क्या होता है? कम। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टुवर्ड्स वेयर पोटेंशियल इज लेस, है ना, या फ्लो टुवर्ड्स द लेस पोटेंशियल। या ऐसा कह सकते हो, एक वर्ड यूज होता है स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? मतलब जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना एक बहुत ही शार्प कर्व है ना, ये वर्ड का मतलब समझना। तो ये वर्ड कभी आए तो समझ लो इसका मतलब क्या है। मतलब शार्पली जहाँ पर कम हो रहा है, ज़्यादातर जहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम की बात कर रहा है वो, ऐसे वर्ड इस्तेमाल होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टुवर्ड्स द स्टीप वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब पोटेंशियल जहाँ पर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये वर्ड का मतलब समझ गया ना, स्टीपेस्ट का मतलब क्या है कि पोटेंशियल गोज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पर पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा? काफ़ी स्टीपेस्ट डिक्रीज होगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से। बात समझ में आ रहा है? तो इसे नोट कर लो। कुल मिला के अगर अपनी भाषा में कन्वर्ट करें, किताबों की तरफ ना जाए। क्या सर ये नीचे वाला लिखने में मार्क्स मिल जाएंगे ना? हाँ, मार्क्स तो कहीं भी मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पर कई बार हो सकता है ना एमसीक्यू में लिखा आ जाए स्टीपेस्ट, और तुम ये वर्ड देख के घबरा जाओ कि क्या लिख दिया, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स। तो देखो न्यूमेरिकल्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया माइनस डी वी बाई डिस्टेंस डी आर। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि आपको पोटेंशियल दे दे, बोले पोटेंशियल है 2r² + 3, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू 1 मीटर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सॉल्यूशन के पास जाओगे, आप बोलोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा माइनस dV/dr। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। माइनस का साइन लगाओ, डिफरेंशिएशन कर दो, 2 2 जा 4 R1 + 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -4 × R। अब R की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। R की वैल्यू 1 है तो आंसर आ गया -4। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर, या इसको बोल सकते हैं हम -4 वोल्ट पर मीटर। क्या बोल सकते हैं? अरे बात सुनो इधर, वोल्ट पर मीटर। वाई वोल्ट पर मीटर? क्योंकि ऊपर क्या होता है? वोल्टेज, नीचे क्या होता है? डिस्टेंस। अरे ऊपर वोल्टेज है, नीचे क्या है? डिस्टेंस। तो वोल्ट पर मीटर। तो ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, ठीक है? लिखने का मौका मैं बाद में दूंगा, पहले फ्लो में आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है, सुनते रहना, कि बोला पोटेंशियल जो है वो 2x² प्लस। देखिए आगे बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब ना कई बार ऐसा होता है, मेरी बात सुनो, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना तो इनफाइनाइट वर्ड हमेशा उसके साथ जुड़ा होता है। पोटेंशियल हमेशा इनफाइनाइट के लिए करते हैं हम बात, है ना? तो मेरी बात को सुनो, अगर मैं इस फॉर्मूले को हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dv जो आएगा ना वो E × dr आ जाएगा, और जो माइनस का dv आएगा एक्चुअली, फिर dv को अगर करेंगे तो -E dr आ जाएगा। और मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि ये जो फार्मूला है उसमें मुझे v निकालना है पोटेंशियल, तो v बन जाएगा इंटीग्रेशन E dr माइनस, ठीक है? देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, डॉट भी यूज़ कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो ये ना एक पोटेंशियल का फार्मूला आया जहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो इन्फानाइट से ले रहे हैं, इन्फानाइट से किसी डिस्टेंस r तक। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -dv हो गया E dr, -dv E dr, फिर dv को ऐसे लिख दिया, फिर एक इंटीग्रेशन का यूज़ किया हमने कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन से क्या बन गया? ये v, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लग गया, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, डॉट लगा दिया वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अब फॉर्मूला इन्फानाइट से r हम अगर लेंगे, इन्फानाइट से किसी पॉइंट r तक, किसी पॉइंट a तक, किसी पॉइंट b तक, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल। यानी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें वो याद नहीं करना, तुम्हें याद करना ये कि देखिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से r किसी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे? ऐसा, इस फॉर्मूले से ऐसा हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कि भाई 2x² है, और तुम्हें करना क्या है? पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लो 2 मीटर बोल दिया, एट लिख दिया, चलो एट लिख दिया, इंटरवल दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ये लिखोगे, माइनस इन्फानाइट से कहाँ पहुँचना है? 2 तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x², और बगल में क्या जाएगा फिर? dx। तो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। आप कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन करना है, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन कर दो, 2 की जगह 2 रहेगा, x³ और 2 की जगह पर 2, और जो लिमिट चल रही है, लिमिट वो इन्फानाइट से r तक चल रहा है। तो कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लिख सकते हो, देखो भाई ये जो भी है सॉल्व कर लेंगे। ये -2/3 है, और लिमिट में वैल्यू x³ है, ये x³, और इन्फानाइट और r पुट करना है। तो आप फटाफट आंसर पुट कर सकते हो ना। v हो गया -2/3, ये हो गया r³ माइनस इन्फानाइट का क्यूब, ऐसा कुछ बनेगा, बन सकता है ना ऐसा। तो आपको ना देखो, वैसे ये क्वेश्चन इतना ठीक बना नहीं क्योंकि इन्फानाइट का स्क्वायर आ रहा है माइनस में, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। क्वेश्चन जब वो देगा तो प्रॉपर क्वेश्चन ही देगा ताकि उसका आंसर निकले। मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकला। तो कुल मिला के मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो इंटीग्रेशन अगर आता है तो आप 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो। एक बार मैं प्रॉपर क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, अगर मैं प्रॉपर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है
उससे पहले आपको याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब पता क्या होता है? इंटीग्रेशन वर्ड का एक एप्लीकेशन होता है एरिया। इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है, क्या निकलता है? ये पता है सबको? इंटीग्रेशन गिव्स एरिया। तो यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर मैं पीछे देखूँ पीछे, तो पीछे ये लिखा हुआ है, मेरी बात को समझना, कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये डी आर। अगर कभी वो मुझे ग्राफ दे दे ऐसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, और ऐसे ग्राफ दे दे, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तब भी वो पोटेंशियल के बराबर होगा। बात ही समझ में आई? वो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, पहले चलो थोड़ा और देखते आगे। अरे बात नहीं समझे कि अगर कभी भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रेशन में हो ना, तो अगर उनका ग्राफ आएगा तो एरिया निकालोगे काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपने पढ़ा होगा इधर वेलोसिटी लिखा है, यहाँ टाइम लिखा है, और यहाँ पर ऐसा ग्राफ होता था, ग्राफ याद है बचपन में 11th में तुम इसका एरिया निकालते थे ताकि तुम्हें क्या मिल जाए? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? देखो, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम एरिया निकालते थे। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो ना, तो इसका एरिया निकाल सकते हो। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो एरिया निकालना, पर क्वेश्चन रियल में क्या आएगा वो समझाता हूँ। देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे लिख दूँ इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ई की जगह ई आ जाएगा, डी आर हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने बोल दिया मान लो आर, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, क्या होता है? और यहाँ आ गया माइनस साइन। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन करवाने के लिए। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, पर वेट करो, वेट करोगे आ जाएगा, वेट करो। देखो मैंने बोला मेन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एमसीक्यू में टिक मारने के लिए, और आप जो एग्ज़ाम में इस्तेमाल करोगे या न्यूमेरिकल में, ये वाला माइनस ई आर कॉस थीटा। अब इसका एप्लीकेशन देखना। अब एप्लीकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, छोटी छोटी बातें हैं। मैंने एरिया वाली बात बोली, भूल जाओ, अभी इस्तेमाल नहीं होगा, बाद में होगा, रुक जाओ। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया कि भाई देखो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी मैंने 10 न्यूटन पर कूलम, और मैंने कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, कि भाई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने कहा कि मेरे को ना पोटेंशियल, ठीक है, ऐसे दिया, उसने बोला ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस है 5, और क्वेश्चन मुझसे ये दिया गया कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस पता करो ए और बी के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए से बी में जाऊंगा तो पोटेंशियल का कितना गैप होगा? आपको पता है बी है कम पोटेंशियल, ए है ज़्यादा पोटेंशियल। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे तो मैंने यूनिफॉर्म लिया है, चलो कोई बात नहीं, आपको सिंपली क्या निकालना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई कम ज़्यादा नहीं है, पर सुन लो, मैंने कहा कि देखो मेरे को ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना है, तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड दे के, तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद आएगा आपको कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पूछा क्या हमसे? पोटेंशियल। तो ये तो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं ए और बी का पोटेंशियल निकालना चाहूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो आप ऐसे बोलोगे, देखो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस और कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा किसके बीच का एंगल होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का। तो मैंने कहा अच्छा वी ए बी निकालना है, ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, तो माइनस का 10। अब डिस्टेंस लिखना है, ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना है? 3, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है सर। फिर यहाँ पर एंगल लेना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डिस्टेंस भी इस तरफ है, तो एंगल हो गया 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, तो आंसर आ गया ये। अब तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, बट बिलीव करो नीट का पेपर देख लो, जेई का पेपर देख लो, सीबीएसई का पेपर देख लो, हर किसी में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। अच्छा अब क्वेश्चन टफ कब होगा? टफ, ये तो फर्स्ट है, क्वेश्चन टफ कब होगा? टफ सुन लो, टफ तब होगा जब आपसे बोलेगा बी एंड सी के बीच का बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच का, तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे कि भाई देखो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कॉस थीटा, आप बोलोगे माइनस ऑफ 10, डिस्टेंस हो गया 4 कॉस ऑफ थीटा। तो देखो डिस्टेंस ऐसे मेजरमेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एंगल कितना हो गया? 90, तो कॉस 90 क्या होता है? 0, तो कॉस 90 हो गया 0। अब तुम बोलोगे सर ये इलॉजिकल लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है, बी और सी में पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल पर नहीं होगा। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है? अगर आप ठीक से देखो तो ये दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पोटेंशियल 10 है
तो यहाँ भी तो 10 ही होगा गधो। नहीं समझे मेरी बात को? पोटेंशियल ऐसे घटता बढ़ता है। अभी यहाँ पर तो यूनी बात नहीं समझे। पोटेंशियल ऐसे घटता बढ़ता है, ऐसे थोड़ी बढ़ता है। लॉजिकल नहीं लग रहा तुम्हें? अरे गधो, ये तो सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है, सेम ही पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ी होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और ये BC का मतलब क्या है कि B और C का डिफरेंस देख रहे हैं हम। तो आपको फील करना है कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है थर्ड कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ A और C के बीच का। तो आप क्या करोगे? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 5, कॉस थीटा। फंस गए। अब थीटा कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन, तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। नहीं समझ में आया? अरे इस ट्रायंगल से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, 3/5। तो ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बस कितना बोला, कितना नोट करना है आपको? एक तो वो फॉर्मूला नोट करना है, ये वाला, जो कभी कभी इस्तेमाल हो जाए तो अच्छी बात है MCQ में, वरना ये वाला हमें इस्तेमाल करना है और इसका एप्लीकेशन हमें देखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे टॉपिक पे छोड़ो, ऐसे टॉपिक पर आप इजीली आंसर कर सकते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद सुन लो, अगला जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मेरी बात को सुनो। मैंने कहा एक स्फेयर लिया मैंने, स्फेयर एक, बेटा ध्यान दो इधर, एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से मैंने डिस्टेंस नापा सरफेस तक। हर जगह क्या होगा? R। क्या होगा? तो मैंने कहा ठीक है R। मैंने कहा मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेंटर पे चार्ज है +Q। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकालूँ क्या आएगा? KQ/R। यहाँ कितना आएगा? KQ/R। यहाँ पर कितना आएगा? KQ/R। तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है? सरफेस पे कहीं भी चले जाओ पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो हर जगह पोटेंशियल होता है सेम। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर बात को समझते हैं कि मैंने कहा देखो, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है ये है और फाइनल पॉइंट है ये। अगर मैं बात करूँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 0, कोई डिफरेंस ही नहीं। यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस याद है आपको? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इनटू में मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज यहाँ पे। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन क्या आएगा? 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस होती है? ऐसी सरफेसेस जहाँ पर पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द एंड देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पर आप मूव कराओगे तो वर्क डन ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट, पहले टॉपिक का नाम लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल क्या हो बेटा? सेम थ्रू आउट द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो लिखो द सरफेस एट विच potential is same at every point. The surface at which potential is same at every point is called equipotential surface. Is called equipotential surface. Is called equipotential surface. अब टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज लिख लो बस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए पहला, लिखिए पहला, देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from 1 point to other point
on a equipotential surface. There is no work done on moving a charge from one point to another point on equipotential surface. तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। देखिए दूसरा पॉइंट ये है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be because there will be two value of potential which is not possible. Because there will be two values of potential which is not possible. अरे बात को मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने कहा, देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई 12 वोल्ट लेके चल रहा है, हर जगह 12 वोल्ट है इसका। अगला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, घूमता फिरता आया और यहाँ पर इसका 100 वोल्ट था। क्या था? 100 वोल्ट। मैंने देखा, सुन लो, मैंने कहा ये एक लोकेशन है जहाँ वो इंटरसेक्ट कर गए। कहाँ गए? इंटरसेक्ट कर गए। 100 वोल्ट वाला कह रहा है मेरी मर्जी, यहाँ 100 वोल्ट है। 12 वोल्ट वाला कह रहा है नहीं मैं भी हूँ यहाँ पे, मेरा लो भाई 12 वोल्ट। तो पंगा हो गया। क्या हो गया? यानी एक ही लोकेशन पे दो आंसर, 12 वोल्ट भी 100 वोल्ट भी, तो दिक्कत है। तो ऐसा बोला जाता है नहीं भाई वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक ऐसे निकल गया तो एक ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर इंटरसेक्ट किया जाए तो हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए, पर हमें मिलती कितनी वैल्यू? एक वैल्यू। प्रैक्टिकली एक वैल्यू ही मिलती है, मतलब इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं। तो लिखो इसका आंसर, लिख लिया, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखिए सरफेसेस, और अगली बार सरफेस मैंने कहा ऐसा है सरफेस, इन दोनों डायग्राम में फ़र्क क्या है? एक बार इक्विपोटेंशियल की सरफेस क्लोज है और एक बार इक्विपोटेंशियल की सरफेस दूर है। तो बेटा क्लोज कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। और पोटेंशियल सरफेसेस दूर की होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो? कम। अब मैं प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? देखो समझना। अरे चलो प्रूफ बाद में, पहले देखो। तो आप एक अगला प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, electric field is stronger when equipotential surfaces are closer to each other. When equipotential surfaces are closer to each other. तो किसकी प्रॉपर्टी है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। When equipotential surfaces are closer to each other, electric fields are stronger where या when equipotential surfaces are क्लोजर टू ईच अदर। कई बार ऐसे लिखवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन ऑफ क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन ऑफ क्लोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मैं थोड़ा अब यहाँ पर देखो, जो पोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम। तो लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक, strength of electric field is weak, हाँ, strength of electric field is weak where equipotential surfaces are far from each other, where equipotential surfaces are where equipotential surfaces are far from each other। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगली प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब क्या, देखो एक प्लस क्यू चार्ज है, सुन लो, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसने मैंने बोला यहाँ पर पोटेंशियल 10 पैदा किया, तो यहाँ भी 10 पैदा करेगा, यहाँ भी 10, पूरी एक सरफेस बन जाएगी। अरे यही तो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तुम बोलोगे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या 90 डिग्री बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? हाँ, वही लिखवाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मेरी बात सुनो, लिखो लिखो, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप देख रहे हैं हम। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप देखो, देखो शेप मतलब वो दिखता कैसा है। तो मैं एक दो लिखवा रहा हूँ, बाकी आप घर से करके लाएंगे। देखो प्लस, प्लस के लिए ऐसा माना गया है कि भाई ऐसे होगा, इन दूरी पर क्या होगा, सेम, कि स्फेरिकल बन जाएगा ना, एक प्लस चार्ज है तो पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो अगर मैं r डिस्टेंस पे जाऊँ, सभी r डिस्टेंस पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, फिर आगे भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, आगे भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। तो प्लस के लिए ऐसे होगा, माइनस के लिए कैसा होगा, सेम, माइनस के लिए भी ऐसा ही होगा। समझे नहीं मेरी बात को, ये माइनस के लिए हो गया इक्विपोटेंशियल। वैसे ही प्लस के लिए लिखिए हमने, माइनस मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी ऐसा होगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल ऐसा होगा, स्फेरिकल। हर r डिस्टेंस से पोटेंशियल सेम, फिर r डिस्टेंस से पोटेंशियल सेम। अब आगे देखो क्या, हाँ डिस्टेंस क्या, ये वाले डिस्टेंस नहीं, ये तो दूर ऐसे और बढ़ता जाएगा, जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, आगे देखो, अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, तो आप बोलोगे ये होगा। अरे यही तो बोलोगे, बता नहीं था पीछे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर हम मानते हैं ना कि देखो हेलो, हाँ जी, प्यारे बच्चों अगर सुनो, अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें 3D में सोचो, 3D में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। अरे गधो, ये तो प्लेन है ना, प्लेन। 3D में तो अंदर भी होगा ना, 3D में अंदर नहीं होगा, ये ऐसी लाइनें अंदर भी होगी, बहुत सारी लाइन। तो देखो जैसे मैंने कहा ये एक लाइन है, तो इसके आगे भी एक लाइन होगा, आगे भी लाइन होगा, आगे भी लाइन होगा, नीचे भी लाइन होगा, नीचे भी लाइन होगा। तो एकदम 3D में इमेजिन करो, 3D में एक क्यूबॉइड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बहेगा, क्यूबॉइड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्यूबॉइड में अगर तुम सभी पॉइंट को मिलाओगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को मिलाओगे, तो एक प्लेन बनेगा। प्लेन क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो होगा प्लेन। कौन इमेजिन नहीं कर पाया, कर पाए? अरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा क्या, एक के नीचे एक बह रहा है बस? अरे 3D में तो हर जगह होगा ना वो, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मान लो पेन के बंडल है ऐसे चौकोर, अगर मैं कट करूँ एक पॉइंट से, तो क्या बनेगा, एक प्लेन। मान लो एक सेब है, यहाँ पे सेब कट किया तो क्या बना, एक प्लेन। तो जो सरफेस बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक प्लेन। क्या होती है, प्लेन। तो ये नोट करो। अब होमवर्क अभी तो नहीं, अभी तो आगे बढ़ना है, बता रहा हूँ। तुम घर से क्या क्या एनसीईआरटी से देख के आओगे, जब 2 प्लस को रखेंगे तो इक्विपोटेंशियल कहाँ होगा। वैसे एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं, नई वाली एनसीईआरटी है किसी के पास, तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है, कौन से वाले डायग्राम, इक्विपोटेंशियल के डायग्राम, वो सारे आप अपने आंसर शीट में नोटबुक में उतार के लाओगे। डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, हम टाइम वेस्ट क्यों करें उन काम में जो इतना वो नहीं है। तो एक बार बस इस वाली बात को लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा। सो प्यारे बच्चों, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ट्रिक्स भी दूंगा आपको, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का नाम बहुत सुंदर है,
देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा सारे बच्चे फोकस हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव होके सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील करना है कि लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, होता क्या है। तो इसको समझना बड़ा आसान है कि मैंने कहा देखो, अगर ये पूरा यूनिवर्स है तुम्हारा, जो वाइट बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में यहाँ पर कहीं पर एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब उस चार्ज को उठा के मैं कहीं ले आया, अर्थ पर मेरे अपने कमरे में ले आया। तो आप अब ये सोचो, जब इसी यूनिवर्स में एक चार्ज को उस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आया, तो मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ा होगा, वर्क डन होगा जीरो। आप बोलोगे वर्क डन जीरो क्यों होगा सर? क्योंकि मैंने कहा ये सिंगल चार्ज है और पूरा कोई चार्ज यहाँ पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई ओपोजिशन नहीं है। मैं उसको ऐसे टिक कर दूंगा तब भी वो मूव करता रहेगा। नहीं समझे बात को? जैसे स्पेस में किसी को लात मार दिया, हो जा रहा है, पर वहाँ तो बहुत सारे ओपोजिशन फोर्स है। ग्रेविटी का फोर्स होता है तो उस प्लेनेट पे गिरता है जहाँ पर ज़्यादा फोर्स होता है। पर मैंने कहा यूनिवर्स में सिर्फ एक चार्ज है और कुछ भी नहीं है। तो ये चार्ज को जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। लेकिन जब एक बार मैं इसको ले आया, यहाँ पर ये आ गया, अब मैं कहीं से दूसरा चार्ज पैदा हुआ 100-200 साल 500 साल बाद, उस चार्ज को जब मैं लेके आ रहा था तो मुझे तकलीफ़ फील हुई। मुझे क्या फील हुई? तकलीफ़। तो चलो, जो तकलीफ़ फील हुई मान लो W1 है, कितना है वो? W1। फिर ये बंदा भी यहाँ पर आ गया और मुझे जो तकलीफ़ फील हुई, मतलब मुझे जो वर्क करना पड़ा इस चार्ज में लाने में, वो W1 वर्क हो गया। पहली बार में जीरो था, अगली बार में कितना था? W1। फिर अगली बार मैंने 100 साल 500 साल बाद देखा एक और चार्ज पैदा हो गया, फिर मैं उसको लेके आया। ये किसने पूछा पैदा कौन कर रहा है? अरे भाई वो हो रहा है अपने आप। कौन पूछ? तुम दोनों पूछ रहे? अच्छा, मेरी बात सुनो, कोई तो कर रहा होगा। अच्छा, फिर जब मैं इसको लेने, सुन लो मेरी बात सुनो, जब मैं इसको लेके आया, इसने भी धक्का दिया, तो वर्क करना पड़ा W2। तो इन सभी वर्क को हम इकट्ठा ऐड करते हैं, देखते हैं, तो उसका नाम रखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये वर्क है कि एक्चुअली में मेरी बॉडी से जो एनर्जी खर्चा हुआ, मैंने पहले एनर्जी खर्च किया 50 जूल, फिर किया मैंने 100 जूल खर्चा, तो कितने हुए टोटल? कितने हो गए? पहले 0, फिर 50, फिर 150, मतलब 0 50 फिर 100, टोटल कितने हो गए? 150। तो जो 150 जूल का एनर्जी है जो मैंने खर्च किया अपनी बॉडी से चार्ज को असेंबल करने में, उसको बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट डेफिनेशन वी गॉट? इट इज़ द एनर्जी required to assemble the system of charges from infinite. It is the amount of energy required to assemble the charges from infinite. Require the system of charges from infinite. It is the amount of energy required to assemble the system of charges. Assemble the system of बाई लाने को क्या बोलते हैं? टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फानाइट। अरे तुम इंग्लिश नहीं बना पाओगे? अरे भाई ये इंग्लिश तो बनाना है। तो बेसिकली क्या है ये बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी व्हाट? असेंबलिंग द चार्जेस और टू मेक सिस्टम ऑफ चार्जेस। बात समझ में आ गया? मतलब अगर मैं सीधी भाषा में लिख दूँ, सुन लो, अरे मेरी बात सुनो, मैंने इंग्लिश गड़बड़ कर दी। ये है वर्क और एनर्जी इन असेंबलिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गया? देखो क्या लिखा है मैंने, ऊपर वाला काट दो, इसको ठीक कर लो। वर्क और एनर्जी इन, बात सुनो भाई, तेरे को तो बड़ा होशियार समझता हूँ मैं बेटा, अब तो बात करते हुए पकड़े गए, तेरा खून थोड़ी कर दिया है। अच्छा, वर्क और एनर्जी इन असेंबलिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फानाइट, ठीक है ना? चार्जेस फ्रॉम इन्फानाइट टू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्ज। और बाकी इसका डेफिनेशन आज तक पेपर में नहीं आया, सबसे बड़ी बात, ठीक है? आज तक पेपर में नहीं आया तो सबसे बड़ी बात तो यही है। अब बात करते हैं कि ठीक है,
अब मेरी बात सुनो, अब जो वर्क आएगा वर्क, अरे बात तो सुनो, वर्क आपको मैंने पहले ड्राइव करवाया है वर्क, सेम डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई स्टार्टिंग में किसी को लेके आया, दिखाएंगे ऐसे, चार्ज को लेके आया इन्फानाइट से, वर्क हो गया 0, क्या बात। जब अगली बार लेके आया तो क्या, इसको लेके आया तो क्या मिला मुझे, रिपल्शन, तो वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, जो वर्क आएगा, अभी 2 चार्ज से हम काम कर रहे हैं, वर्क आएगा के, ये वाला हमारा मान लेते हैं कैपिटल क्यू था, ठीक है, ये कैपिटल क्यू था पहली बार में, तो के कैपिटल क्यू मूविंग चार्ज क्यू, बात याद है वर्क का फॉर्मूला पहले चैप्टर पहली क्लास में, 1/r, मान लो ये पॉइंट है ए, पॉइंट क्या है ए, आर ए माइनस 1 इन्फानाइट, अरे इन्फानाइट से ला रहा हूँ ना मैं, तो W1 तो ये था जो कि 0 है, W2 के टाइम वर्क करना पड़ता है इतना, और जो ये वर्क आएगा वर्क कितना आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर ए, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या था, इन्फानाइट। यानी कि मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर 2 चार्ज को असेंबल करना है तो इतना वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ 3 मार्क्स। अब तुम बोलोगे ये कैसे, तो यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ। वैसे ये सिर्फ जीवन में एक बार आया है 2002 में कि डिराइव करके दिखाओ, और पिछले साल देखा है मैंने, कोई समरफील्ड स्कूल है जानते हो, उसके यूनिट टेस्ट में, तो 2 ही बार देखा है मैंने अभी तक इस क्वेश्चन को कि ड्राइव करना है, ड्राइव नहीं करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात ही समझे। तो आपको तो सिर्फ ड्राइव नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये तो बहुत लॉजिकल है भाई, पिछली बार ड्राइव करवाया था ना कि अगर किसी चार्ज को किसी के अगेंस्ट लेके आओगे तो इतना वर्क डन करना पड़ता है, तो ड्राइव कर लेना, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखो कि जब एक चार्ज हो दूसरे चार्ज के, मतलब कुल मिला के ये है बस, इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, सुनो मैंने ये सिखाया आपको पहला, अरे ध्यान से बेटा इधर ध्यान दो, मैंने कहा देखिए एक चार्ज है मान लीजिए क्यू, दूसरा चार्ज को लेके आई वो स्मॉल क्यू है, तो इनके बीच में जो वर्क हुआ या इनके बीच में जो एनर्जी आई, एनर्जी को बोलेंगे यू, एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और जो भी डिस्टेंस था इनके बीच में, मैंने कहा आर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसको बोलते हैं एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस। ये एनर्जी आई कहाँ से, मैंने दी, कैसे दी, जब मैं वर्क करवा रहा था अगेंस्ट, तो मैंने एनर्जी पुट किया इसके अंदर। अच्छा आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई ऐसी बात है कि इस बार ना हमारे पास 3 चार्ज है, क्यू और डिस्टेंस है ए। अब बताओ कितना एनर्जी इसके अंदर पैदा हो गया है, तो हम ये सोचेंगे कि 2 चार्ज के बीच में एनर्जी होता है, तो 2 चार्ज के बीच में होगा, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं इनके बीच में एनर्जी है, तो इनके बीच में भी एनर्जी है और इनके बीच में भी एनर्जी, कितने एनर्जी आएंगे उसके लिए फॉर्मूला ये है, ट्रिक है n-1/2। चार्ज कितना है, चार्ज 3 है ना चार्ज, तो 3 - 1/2, आंसर आ गया 3, यानी 3 एनर्जी का सिस्टम बनेगा। पहला इन दोनों के बीच का एनर्जी, दूसरा इन दोनों के बीच का एनर्जी, तीसरा इन दोनों के बीच का एनर्जी। अरे बात नहीं समझ में आ रही, अरे गधो, मैंने ये कहा 2 चार्ज के बीच में एनर्जी होता है, इन दोनों के बीच में एनर्जी होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी होगा, तो जो एनर्जी आएगा यू नेट वो आएगा U1 + U2 + U3। तो इन सबको ऐड करोगे, सुनते रहो, के Q/A, के Q/A, के Q/A। समझ में आ गया, लिख लिया सबने? अच्छा लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ पहले, एक क्वेश्चन है बस मेरा तुमसे बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद से क्वेश्चन है, जो ये करेगा उसको एक बर्गर मेरी तरफ से 10 रुपये वाला। नहीं करना, नहीं मिलता, मिलता है भाई, गरीबी जिंदा है। अच्छा ठीक है, पक्का बढ़िया वाला बर्गर उधर से, बर्गर किंग से। अच्छा मेरी बात सुनो, KFC वाला जिसमें हड्डी लटकी रहती है। अच्छा सुनो क्वेश्चन देखो,
चुप हो जाओ जो पहले पढ़ चुके हैं। अब बताओ कि कितने एनर्जी के सिस्टम, कितने एनर्जी आएगी? 6 आएगी, 4 आएगी? मैं तो 4 के साथ हूँ। देखो देखो देखो, 1 2 3 4 9 बोला, 9 बोला, कैंसिल। अच्छा सुन लो सुन लो सुन लो, जो 2 होगा, जो 4 होंगे सिंपल, 2 होंगे कठिन वाले। 4 तो ऐसे आ गए, 4 आ गए के क्यू क्यू वाई, जो भी डिस्टेंस है 4 तो ऐसे आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर नहीं आएगा। लेकिन जो 2 होगा, 2 होगा डायगोनल, क्या होगा? 2 होगा डायगोनल वाला। तो 2 कितने होंगे? 2 होंगे के क्यू क्यू बाई रूट 2a। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा यू नेट। क्या जाएगा? बात समझ में आ गया? और ट्रिक से निकाले, सुन लो, ट्रिक से निकालेंगे तो n माइनस 1/2, 6 माइनस 1/2 कितना आएगा? 6। बात समझ में आ गया? 4 माइनस 1/2 ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 3 ये हो गया 2 2 से 2 गया 6। तो 6 जोड़ी बनेगी। बात समझ में आ गया? अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। एंजॉय योर डे।